एक आदमी कॉल उठाता है और दूसरी ओर से आवाज आती है। तुम्हें जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करो बॉस, काम हो जाएगा। आप बस रोकड़ा तैयार रखना। काम होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये दिवाली उनकी काली दिवाली होनी चाहिए। दिवाली का माहौल था। ओशियन कंपनी के मालिक सदानंद के घर में भी दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही थी, लेकिन सदानंद की बेटी अनन्या परेशान थी। वो अपने कमरे में बैठे किसी को बार बार कॉल किए जा रही थी। इतना टाइम हो गया लेकिन आकाश का कोई कॉल ही नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद है। तभी सदानंद अनन्या को लेने के लिए उसके कमरे में आते हैं। अनन्या बेटा, क्या कर रही हो तुम? हम सब कब से तुम्हें बुला रहे हैं। नीचे चलो, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। मैं बस अभी आती हूँ पापा, आप चलिए ना आगे। नहीं नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलो। सदानंद अनन्या को सबके साथ नीचे ले गए। क्या यार, कब से वेट कर रही हूँ तेरा। देख, रंगोली मुझे अकेली बनानी पड़ी और सारे दिए भी मैंने ही जलाए तेरी राह देखते देखते। चल अभी एंजॉय करते हैं। सभी लोग पटाखे जलाने के लिए गार्डन में गए। पटाखे जलाते जलाते सभी लोग बेहोश होने लगे और जब सबको होश आया तो वहाँ अनन्या नहीं थी। सभी को टेंशन होने लगी कि अनन्या कहाँ गई। सदानंद ने फौरन पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं शिवांश बंगले से बात कर रहा हूँ। ओशन कंपनी का मालिक सदानंद। सर मेरी बेटी गायब हुई है सर, आप प्लीज जल्दी हमारे घर पर आ जाइए। आप घबराइए मत, हम अभी वहां पहुंचते हैं। यहाँ क्या हुआ था, हमें पूरी बात बताइए। सर, आज दिवाली के पहले दिन हम सब तैयार होकर नीचे पटाखे जलाने के लिए आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं। सभी गार्डन में बेहोश हो गए और जब हम सबको होश आया तो हमने देखा कि अनन्या यहाँ पर नहीं थी। हमने फौरन फिर आपको कॉल किया। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही अनन्या को ढूंढ लेंगे। एक बात बताइए, ये सारे पटाखे लाया कौन था? जी, हमारे घर का नौकर रामू हर साल यही पटाखे लाता है। रामू ने बताया कि वो हर साल एक ही शॉप से पटाखे लाता है और इस साल भी वहीं से लाया था, लेकिन रास्ते में आते वक्त किसी का धक्का लग गया था और उसने पटाखे उठाने में उसकी मदद भी की थी। कामिनी समझ गई कि जो आदमी रामू से टकराया था उसने ही पटाखे बदले हैं। कामिनी ने रामू से उस आदमी का स्केच बनवाया। कामिनी और लालू पटेल उस आदमी की तलाश करने लगे। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ को कॉल आता है कि कंपनी के पास वाले झील में एक डेड बॉडी मिली है। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल वहां पहुंचे। झील में एक आदमी की लाश थी। उन्होंने जब लाश को बाहर निकाला, उसकी तस्वीर जब सदानंद को दिखाई तो उसने कहा कि ये उनके कंपनी का वर्कर है, आकाश। ये सुनकर सभी दंग रह गए। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल सदानंद के कंपनी में गए। वहाँ वो सभी से पूछताछ कर रहे थे और कंपनी में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगे। लालू पटेल के हाथ एक चिट्ठी लगी। उसमें लिखा था कि तुम्हारे पापा हमारे शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें भागकर शादी करनी चाहिए। तुम्हारा आकाश। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब अनन्या आकाश से प्यार करती थी, लेकिन सदानंद इसके लिए राजी नहीं थे। तभी तो पूरे केस में उसने आकाश का नाम नहीं लिया। लगता है सर, सारा माजरा अब सदानंद ही खोल सकते हैं। तीनों सदानंद के घर गए। वहाँ नंदू, सदानंद और ऋचा भी थे। सर, अनन्या का कुछ पता चला? कहाँ है वो? सदानंद जी, आकाश के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, मैंने आपको बताया ना कि वो मेरी कंपनी में काम करता था, एक मामूली वर्कर था और आपकी बेटी का प्रेमी भी। क्यों, सही कहा ना? अनन्या आकाश से प्यार करती थी, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। कामिनी ने देखा कि ऋचा थोड़ी सहम गई है। ऋचा, क्या तुम कुछ जानती हो? जानती हो तो हमें बताओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऋचा ने बताया कि एक दिन जब वो अनन्या से मिलने उसके रूम में जा रही थी तो उसने देखा कि सदानंद अंकल वहाँ पर थे और उन दोनों का झगड़ा हो रहा था आकाश को लेकर। मैं आ
आकाश से प्यार करती हूँ पापा। तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो अनन्या? जितने में उसका पूरा घर है उतने में तो सिर्फ तुम्हारा बेडरूम है। मैं एडजस्ट कर लूंगी पापा। एडजस्ट माय फुट। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, या तो आकाश को भूल जाओ, नहीं तो मैं उसे। अब आपका क्या कहना है सदानंद जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही आकाश का खून किया और इस केस से ध्यान भटकाने के लिए अनन्या का किडनैप करवाया? हाँ, मैंने गुस्से में कह दिया था कि मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे सच में मार दूंगा। मैं आकाश को पसंद नहीं करता था, लेकिन ये भी बात सच है कि वो एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, और शायद इसी वजह से मैं कुछ हद तक उसे पसंद करने लगा था, और हो सकता था कि शादी के लिए भी मान जाता। सदानंद से बात करने के बाद कामिनी और राठौड़ वहाँ से चले गए। अगले दिन लालू पटेल और कामिनी सदानंद के ऑफिस में गए कंपनी की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। फुटेज लेकर कामिनी पुलिस स्टेशन पहुंची और फुटेज इंस्पेक्टर राठौड़ को दिखाई। फुटेज में उन्होंने देखा कि वही आदमी है जिसके स्केच को रामू ने बनवाया था। फुटेज में वो किससे बात करता हुआ नजर आ रहा था, ये ठीक से नहीं दिख पा रहा था क्योंकि दूसरा आदमी पीठ की तरफ किए खड़ा था। लेकिन फुटेज को अच्छी तरह से देखने के बाद उन्हें एक बात समझ आई। कामिनी, ये देखो, इस आदमी के हाथ में एक घड़ी है। ऐसी ही घड़ी मैंने नंदू के हाथ में देखी थी। कामिनी और राठौड़ फौरन सदानंद के घर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि नंदू बंगले से बाहर जा रहा है। राठौड़ और कामिनी ने उसका पीछा किया। नंदू एक चौक के पास आकर रुका और चौल में चला गया। वहां एक घर में घुस गया। कामिनी और राठौड़ ने उसका पीछा किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये शहर छोड़ के चले जाओ। साहब, आपने अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया, तो मैं कैसे चला जाऊं? ये लो पैसे और अभी के अभी यहाँ से दूर चले जाओ। तभी वहाँ राठौड़ और कामिनी पहुँच गए। वो आदमी और नंदू वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन राठौड़ और कामिनी ने उन्हें पकड़ लिया। बताओ, तुमने ही अनन्या को किडनैप करवाया है ना? और आकाश को भी तुमने ही मारा होगा। नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तो बस अपने बड़े भाई सदानंद को सबक सिखाना चाहता था। नंदू ने बताया कि कंपनी का सारा कारोबार वो देखता था, लेकिन उसके काम का कोई मतलब नहीं था। सब कुछ बड़े भैया के ही नाम था। वो बताता है कि सारा प्रॉफिट भैया का, जबकि मेहनत वो करता था। इसीलिए उसने सदानंद को सबक सिखाने की ठान ली और उस आदमी को पैसे देकर पटाखों की अदला बदली करवा दी, ताकि दिवाली में आए मेहमानों को चक्कर आए और सारा इल्जाम सदानंद पर आ जाए। लेकिन अनन्या की किडनैपिंग की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। सर, मैं अपने भाई से नफरत जरूर करता हूँ, लेकिन अनन्या मेरी बेटी जैसी है। प्लीज उसे बचा लीजिए। तभी इंस्पेक्टर राठौड़ को कॉल आया कि जेबी नगर रोड पर कुछ लड़कियों को बेचने के लिए शहर से बाहर ले जा रहे हैं। कामिनी और राठौड़ जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे और लड़कियों को बचा लिया। उसमें अनन्या भी थी। अनन्या जैसे ही कामिनी के पास जाने लगी, एक नकाब पहने पूरे काले कपड़ों वाले आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी और अजीब आवाज में बोलने लगा, मैं इसे मार डालूंगा। कामिनी ने चालाकी से उस आदमी के बंदूक के ऊपर गोली चलाई और उसे पकड़ लिया, और जब उसका नकाब उतारा तो वो रिचा थी। ये देखकर अनन्या दंग रह गई। रिचा, ये सब तुमने किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। रिचा ने बताया कि उसके पापा सदानंद की कंपनी में काम करते थे। एक हादसे के दौरान कंपनी में उनकी मौत हो गई, लेकिन सदानंद ने उनके इलाज का खर्चा तक नहीं दिया और ना ही कोई हर्जाना दिया। सदानंद की वजह से रिचा के परिवार को बहुत बुरी हालत में अपने दिन निकालने पड़े, और इसी बात का गुस्सा निकालने के लिए उसने अनन्या को किडनैप किया। लेकिन आकाश को उसकी सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए उसने आकाश को मार डाला। और नंदू के प्लानिंग के बारे में भी वो जानती थी, इसीलिए उसने मौके का फायदा उठाकर अनन्या को किडनैप किया, क्योंकि वो सदानंद को बर्बाद करना चाहती थी। खेल तो बहुत अच्छा खेला था तुमने रिचा, लेकिन एक बात भूल गई कि कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता। वाह सर, क्या बात है।
जवाब नहीं आपका सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।